अ, जो आज चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो आपकी इंटरेस्ट की भी है, वो आपके बिजनेस के इंटरेस्ट की भी, आपके हेल्थ के इंटरेस्ट की भी है। सो अगले 45 मिनट आप बिल्कुल ध्यान से इस टॉपिक को सुनना कि हम जो मार्केट में कर रहे हैं वो किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बहुत बार हमारे पास कंटेंट की भी कमी होती है, और बहुत बार हम खुद पे भी चीज़ें क्वेश्चन और क्वेरी सोल्व नहीं कर पाते। मैं एक पीपीटी के थ्रू आप लोगों को यहाँ आज डिस्कस करने वाला हूँ, कनेक्ट करके। और जस्ट गिव मी 1 मिनट कि मैं इसको कनेक्ट करके एक पीपीटी के थ्रू इस टॉपिक में डिस्कस कर। ए पाथवे टू सीड टू सिकनेस एंड अगेन, हम कैसे अपनी जिंदगी की मुस्कुराहट स्माइल लेके वापस से अपनी जिंदगी को बेटर कर सकते हैं। सीड टू सिकनेस यानी कि बीज से बीमारी तक का सफर, और वापस से फिर से मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। ये टॉपिक है, और इस टॉपिक में बहुत गहराई भी है। और इस टॉपिक में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप एक सिस्टमेटिक ढंग से अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी हेल्थ में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबका स्वागत है माई एचबी सेशन में। और सीड टू सिकनेस के सफर में आप लोगों को लेके चल रहे हैं, और इसमें हार्बो न्यूट्रीजेनिक जीन टू जीनियस, जो ये भी एक जर्नी है। जीन से कैसे हम अपनी हेल्थ को जीनियस बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों को एक सिंक्रोनाइज वे में प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये आता है करंट हेल्थ स्टेटस। यदि मेरा सवाल आप सब लोगों से पूछा जाए, क्या हमारी पहले वाली जनरेशन ज़्यादा हेल्दी थी या आज की जनरेशन ज़्यादा हेल्दी है, तो सबके दिमाग में एक ही आंसर आया होगा कि पहले वाली जो जनरेशन थी वो ज़्यादा हेल्दी थी, आज वाली जनरेशन इतनी हेल्दी नहीं है। अब दूसरा, यदि इसके साथ साथ सवाल में हम हमेशा इन सवालों को इसलिए पूछता हूं क्योंकि आप इनको कनेक्ट करते हैं। आज के टाइम के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं या पहले के ज्यादा पढ़े लिखे थे, तो यहाँ पे भी आपके दिमाग में यही आंसर आता है कि पहले के कम पढ़े लिखे थे, आज के ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि कम पढ़ के भी उनका हेल्थ जो था वो बहुत अच्छा था। आज पढ़ी लिखी लिखी पॉपुलेशन कम हेल्दी है। तो अल्टीमेटली यहाँ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट ऑफ आता है, सेंस ऑफ लिविंग एंड साइंस ऑफ लिविंग। आपका जीने की जो सेंस है, सेंस ऑफ लिविंग वर्सेस साइंस ऑफ लिविंग। एंड साइंस भी कौन सी, जो वेरीफाइड नहीं है। और टेक्नोलॉजी के जमाने में आज के टाइम पे हम वैसी चीजों को लेके आ रहे हैं जो प्रूवन नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, जस्ट बिलीव कर लेते हैं इंफॉर्मेशन पे, और वैसी चीजों को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे जैसे अपने खान पान की वजह से और अपने लैक ऑफ यू कैन से नॉलेज और हाई इंफॉर्मेशन, मैं एक यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ, लैक ऑफ बट हाई इन इंफॉर्मेशन। आपके पास हीप ऑफ गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट गैदरिंग ऑफ नॉलेज हाउ टू लिव बेटर, ये कहीं ना कहीं कमी आई है। और पहले कि हमारे से पहले की पीढ़ियां कैसे जीना है सही तरीके से, वो उनको मालूम था। आज की जो हमारी पॉपुलेशन है, उनको ये प्रॉब्लम है, कैसे जीना है ये नहीं आता, किस किस तरीके से जीना है ये तो हम डेली बेसिस पे चेंज कर ही रहे हैं, बट इससे काम चलने वाला वाला नहीं है। अ, सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे बार बार में वर्ड आता है, मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल से आई हुई बीमारी है। और आप ये भी जरूर अपने आप से सवाल पूछ सकते हो, क्या मेटाबॉलिक जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हैं, क्या वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं, क्या वो लगातार बढ़ रही हैं? वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और लगातार बढ़ने का एक ही रीजन है, एक ही रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन मैं डिस्कस करूंगा। मेटाबॉलिज्म इज सिंपली, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? सिंपली जो आपने खाया है, और वो जब एनर्जी तक कन्वर्ट होता, लास्ट में एटीपी बनता है। फूड से आपका जब कन्वर्ट होके एटीपी, और फूड से जो बायोमोलिक्यूल है जो बॉडी को डेली चाहिए, वो जो बॉडी में बनने का प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं।
लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो साइकिल है वो दो भागों में बटी होती है। एक एक भाग को बोलते हैं metabolism, बिल्डअप, चीज को बनाना। एक दूसरा है कैटाबॉलिक, ये है ब्रेक डाउन प्रोसेस। देख, कैटाबॉलिक भी हमारी बॉडी में होता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ के उसको बॉडी से बाहर निकालना है, किडनी से बाहर निकालना है, या ऐसी कंडीशन में जब आप कैलोरी नहीं ले, फास्टिंग फास्टिंग करते हैं, या जब बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो बिल्डिंग प्रोसेस कम हो जाता है और टूटने वाला प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट हैं, एक बिल्डअप, एक ब्रेक डाउन, राइट। सो यदि फूड से और एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए और बायोमोलिक्यूल जो हैं, जो बिल्डअप में और कैटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं, उनमें यदि कोई दिक्कत तकलीफ आती है या कोई इसमें इंट्रैक्शन आता है, उसमें कोई डिस्टरबेंस आती है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना कहीं सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज का फाइनल मोलिक्यूल एटीपी में कन्वर्ट ना होना और ब्लड में बढ़ जाना, कॉल्ड डायबिटीज, वो क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। यूरिक एसिड का एक्युमुलेट हो जाना बॉडी में, जब लीवर लेवल पे वो सही से कन्वर्ट नहीं होता है, वो मेटाबॉलिकली वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो क्या हो जाता है, यूरिक एसिड की वजह से जॉइंट्स में गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है। जब हमारा हार्मोन जो है, जैसे मेल में ज्यादा गंजापन आता है, बाल्डनेस आता है, जब टेस्टोस्टेरोन कंप्लीट नहीं बनता, उसकी जगह डी एस टी डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बनता है, तो वो क्या है, वो भी एक मेटाबॉलिकली माल फंक्शन है हार्मोन का, कन्वर्जन का। तो वो भी बाल उसमें आपके थिन होना स्टार्ट हो जाते हैं, बालनेस, गंजापन, बाल टूटना। तो ये क्या है सारे। अब थायराइड का फंक्शन में भी यही है, मेंटल फंक्शन में भी यही है, लीवर के फंक्शन में भी यही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये एक प्रक्रिया में बंधी हुई हैं। जैसे ही प्रक्रिया में कोई भी चीज, जैसे ही इस प्रोसेस में कोई भी चीज बाधा बनती है, चाहे वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो, चाहे डेली की स्ट्रेस हो, चाहे आपका फंक्शनल जो पार्ट था फूड का वो कारण हो, चाहे बाहर से केमिकल आ रहे हों पेस्टिसाइड के रूप में, एनवायरमेंट पॉल्यूशन के रूप में, प्लास्टिक के रूप में, एंटीबायोटिक्स के रूप में, सो मैनी रीजन, चाहे वो आपका टाइमिंग की प्रॉब्लम हो, गलत टाइम पे खाना हो, टाइप ऑफ फूड हो, या पोर्शन साइज हो, कितना आप हैवी खा रहे हैं और कितना वर्कआउट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे मेटाबॉलिज्म को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं, अनबैलेंस करती हैं। और इन्हीं की वजह से हमारे शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, और वो एक दिन बीमारी का रूप ले लेते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। समटाइम ये जनरल सिम्टम्स के रूप में दिखते हैं, और समटाइम ये क्रॉनिकल बीमारी का रूप भी ले लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एनी अल्ट्रेशन, डिलीशन, इंटरप्शन इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फूड टू एनर्जी कैन लीड टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हमने बात की कि भाई इस साइकिल के बीच में कोई भी आएगा, या कुछ भी मिसिंग हो जाएगा, या एक्स्ट्रा हो जाएगा, या डिलीशन हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कोई सिम्टम्स का रूप ले लेता है, और वो सिम्टम्स धीरे 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 क्रॉनिकल बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ से ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जब भी बोलते हो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, मेटाबॉलिज्म जो खाया और जो लास्ट तक उसको यूटिलाइज होना है एनर्जी में, और ऐसे बायो मॉलिक्यूल बनाने हैं, जैसे प्रोटीन को अमीनो एसिड में टूटना है, आपके फैट को फैटी एसिड में टूटना है, और वो जो एंटीऑक्सीडेंट रिलीज होने हैं, विटामिन्स मिनरल्स फूड जो खा रहे हैं उससे रिलीज होने हैं, इन सारी चीजों के बीच में कोई भी यदि इधर उधर कुछ भी हो जाए, तो ये कोई ना कोई ऐसे लक्षण हमारे नजर आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी के फंक्शन के साथ इंटरप्ट करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, और धीरे धीरे इसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं, तो वो अल्टीमेटली एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे आगे बढ़ेंगे। मेटाबॉलिक एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में ए पाथवे ऑफ मेटाबॉलिक एंड एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स, आप देखेंगे ये चेहरा, जो ये जो बॉडी आपको दिख रही है, ये आज के टाइम पे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक उदाहरण है मोटापा,
एक्कुमुलेशन ऑफ विसरल फैट। विसरल फैट का मतलब है आपके लीवर, आपके पेनक्रियाज, आपके हार्ट, इनके सराउंडिंग एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाए, और वो जब एक्स्ट्रा वजह से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन से लेके इंसुलिन की सेंसिटिविटी से लेके हार्मोन की सेंसिटिविटी से लेके वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव फैट हो जाता है, और वो एक तरीके से आपके लिए इन्फ्लामेशन का कारण बनता है, कैंसर जैसी बीमारी का कारण बनता है, और सो मैनी डायबिटीज, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इन्फ्लामेटरी बॉडी। ये क्या है? एक्युमुलेशन ऑफ विसरल फैट, इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स इसेंशियल बायोमोलिक्यूल, जिसमें हॉर्मोन्स हैं, जिसमें आपके हॉर्मोन्स के साथ साथ आपके ऐसे एक्टिव मॉलिक्यूल हैं जो किसी एक प्रक्रिया को कंप्लीट करने में योगदान देते थे। इस फैट के एक्युमुलेशन के कारण उनके काम करने की गति में और काम करने के एक्शन में, दोनों में डिस्टरबेंस आता है, और वो बीमारियों का कारण बनता है। दूसरा, आप देख ही रहे हैं मेटाबॉलिक चेंजेस में इंसुलिन रेजिस्टेंट होना, जिसको डायबिटीज बोला जाता है, इन्फ्लामेशन बढ़ना, बॉडी का ब्लड शुगर बढ़ना, फैट बढ़ना, ये मेटाबॉलिक चेंजेस हैं जो, हाँ, अभी किसी का वेट बढ़ गया है, वो इसको बीमारी नहीं मान रहा है, बट ये पहला सिम्टम है, ये चेंजेस है आपकी, यानी कि जर्नल प्रोसेस में कोई चेंज आया है। किसकी वजह से? ज्यादा फैट खाने की वजह से आ सकता है, ज्यादा बॉडी में कोई हार्मोनल चेंजेस या जीन का एक्सप्रेशन से आ सकता है, जो आपकी फूड हैबिट्स है उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है वो। ये चेंज आ रहा है, इंसुलिन का रेजिस्टेंट, क्या चेंज? चेंज का पहला साइन है इन्फ्लामेशन, चेंज है बॉडी में कोई, ब्लड शुगर चेंज है कोई बॉडी में, फैट का एक्युमुलेशन कोई बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस में चेंज है। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? मोटापा, मोटापे के बाद ये देखेंगे आप चेंजेस, चेंजेस में इंसुलिन का रेजिस्टेंट, इंफ्लामेशन बॉडी में, जिसको आप आजकल एसिडिक बॉडी बोलते हो, ब्लड शुगर, फैट का बढ़ जाना, और अल्टीमेटली मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये कन्वर्ट हो जाता है। सिंड्रोम में क्या है? सेंट्रल ओबेसिटी, बीच से इतना मोटा दिखेगा आदमी, मैं मजाक में इसको बोलता हूँ, बट डोंट टेक इट अदरवाइज, बीन शेप, वो सपेरे वाली बीन देखी है, वैसी शेप होनी स्टार्ट हो जाती है, ऊपर से भी स्क्वीज हो गया, नीचे से भी, बीच से ही वो मोटा हो रहा है। वो क्या है? दैट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। वो उसकी लाइफस्टाइल से, उसके खान पान से, उसकी डेली एक्टिविटी के कारण उसमें वो चेंजेस आ रहे हैं। हाइपरटेंशन, उसी की वजह से हाइपरटेंशन यानी कि बीपी का बढ़ा हुआ, बीपी को इधर आप चेंजेस देखेंगे, हाई ट्राइग्लिसराइड, लिपिड्स का प्रोफाइल अनबैलेंस हो जाना, ये क्या है? दैट इज आल्सो लाइक, ये भी इंडिकेशन है हमारे कि कोई ना कोई मेटाबॉलिकली बीमारी हमारे अंदर डेवलप हो रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे क्रोनिकल डिजीज का ये रूप लेते हैं में, इसको लगातार इनको यदि ठीक नहीं किया जाता तो ये बीमारी का कारण बन जाते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बीमारी का कारण बने उससे पहले हमें इनको देखना पड़ेगा कि क्या हम इनको सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, यानी कि जैसे कैंसर में कन्वर्ट हो जाए, कोई टाइप 2 डायबिटीज में गट इतना अनबैलेंस हो जाए कि हमें ये एक तरीके से लाइक हर बॉडी में कोई भी चीज़ जो खा रहे हैं वो इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस क्रिएट कर रहा हो, न्यूरोडिजेनेटिव डिसऑर्डर, अल्जाइमर, पार्किंसम, डिमेंशिया, क्रोनिकल स्ट्रेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, फैटी लीवर, ये सारे के सारे ये मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, सिम्टम्स हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे रीजन बिहाइंड इसको एक स्टोरी में, एक थ्योरी में, एक सिंक्राइज वे में इसको बनाया गया है, सीड टू सिकनेस, यानी कि बीज से बीमारी तक का सफर कैसे। लास्ट 50 साल में हर चीज का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, या हम बात करें डेयरी इंडस्ट्री का, वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है। हर चीज में, मेडिकल प्रोफेशन में, आयुर्वेद में, सब चीजों का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है। हर्ब्स भी जो आज, जिनको हम जड़ी बूटी मान के यूज कर रहे हैं, मैं कई बार मजाक मजाक में कहता हूं कि जड़ी बूटी ही बीमार है। जड़ी बूटी कैसे बीमार है? वो पहले जंगल से लाई जाती थी, अभी उसको उगाया जा रहा है, और उसको केमिकल से उगाया जा रहा है, उसको पेस्टिसाइड यूज करके उगाया जा रहा है, तो उसके जो औषधीय गुण थे, जो एक
नेचुरल उस तरीके से डेवलप होती थी, वो ग्रो करती थी, वो ज्यादा पोटेंशियल थी, और उसमें केमिकल एक्स्ट्रा कुछ था नहीं, पेस्टिसाइड जैसी चीजें। अब उसको फोर्सफुली उगाया जा रहा है, और उसको उसमें वो वाला कंटेंट इतना नहीं बचा जो वाइल्ड हब में बचा हुआ था। और इसके साथ साथ पेस्टिसाइड का लोड भी आपके सामने आज ज्यादा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज एक एक चीज को आप जरूर इसको कंसिडरेशन में लेके आएंगे कि लास्ट 50 साल से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारे जो नेचुरल सीड थे, बीज थे, उनमें भी एक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन आया है, वो भी नेचर से दूर हुए हैं, उसमें भी उनका जीनोम बदला गया, क्योंकि इतने लोगों की डिमांड, इतने लोगों का खाने का इंतजाम करना था, तो फसलें ऐसी होनी चाहिए थी जो ज़्यादा पैदावार दें। पर फसलों के जब बीज को चेंज कर दिया, तो मैं कहता हूँ फसलें बर्बाद होंगी तो नस्लें बर्बाद होंगी। ये आप मान के चलें, जब जब फसलें बर्बाद हुई है तो नस्लों में कहीं ना कहीं चेंज आया है। नस्लों का मतलब हमारी जो आज की जनरेशन और आने वाली कल की जनरेशन है, उनकी नस्लें में चेंज आएगा। वो बॉडी के किसी भी पार्ट में चेंज आ सकता है, किसी को किसी टाइप के सिम्टम्स हैं, किसी को किसी टाइप के डिसऑर्डर है। सो अब बीज को आप हाइब्रिड कर दिया, और उगाया कैसे जा रहा है, सोइंग कैसे हो रही है, बीज को मिट्टी में डालने के साथ साथ उसके साथ केमिकल डाला जा रहा है, और केमिकल और फर्टिलाइजर डाल के उसको आपने जस्ट बीज को डाला। अब जैसे ही वो अंकुरित हो के बाहर निकला, तो फिर से उसके साथ हमने फसल के साथ क्या किया, फसल को फिर से हमने पेस्टिसाइड छिड़क दिया, पेस्टिसाइड्स के साथ एक्सपोजर कर दिया। अब पेस्टिसाइड्स के इसके बाद हमने धीरे धीरे केमिकल के लोड को बढ़ा दिया, उसकी नस्ल को चेंज कर दिया, हाइब्रिड बीज था जो नेचुरल था वो हाइब्रिड कर दिया, नस्ल के साथ केमिकल बढ़ा दिया। और केमिकल बढ़ाते बढ़ाते इसमें और बढ़ोतरी हो जाती है, जब इसको फसल को हार्वेस्ट करके काट के आप घर पे लेके जाते हैं, या कमर्शियल इसको बेचने के लिए मंडी में जाते हैं, तो वहां पे बड़े बड़े गोडाउनों में बोरियों में भर के अनाज को रखा जाता है। और ये अनाज जो है, या सब्जियां जो हैं, या फल फ्रूट जो हैं, वो उस पे केमिकल का छिड़काव करके प्रिजर्व किया जाता है। किसी पे वैक्स चढ़ाया जाता है, किसी पे सब्जियों पे कलर चढ़ाया जाता है, कि भी उसकी कमर्शियल वैल्यू ज्यादा मिले और लॉन्ग टर्म स्टोरेज उसका हो पाए। और यहाँ पे यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज विद केमिकल, अदर जो हार्वेस्टिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है, तो फ्रूट्स के साथ वैक्सिंग करना, फ्रूट्स पे कुछ लेयर चढ़ा देना, या लोग बहुत सारी सब्जियों को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल उनका सेम कलर दिखता है। ऐसा होता नहीं है नेचर में। क्या हमारी शक्लें सेम है? नहीं है किसी की। सब्जियां आप मार्केट में देखेंगे, भिंडी एक कलर की मिल रही है, खीरा एक कलर का मिल रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हर पौधे को, हर बीज को उस जमीन में अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन, अलग टाइप का एनवायरनमेंट, या बहुत सारे उसमें ऐसे डायनेमिक्स चीजें थी जो उसको अलग तरीके से बनाता है। सो यहाँ पे अब यहाँ तक केमिकल जो बढ़ाया है, ये जो केमिकल बढ़ा है यहाँ तक, बोते टाइम, उसको उगाते टाइम, और उसको फिर काटने के बाद उसको स्टोरेज के टाइम पे, फिर हम खाने में क्या कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, हाई प्रोसेसिंग में लेके जा रहे हैं, कि उसका बचा कुचा जो औषधीय गुण था, पहले तो उसमें जहर हमने डाल दिया, जहर बढ़ा दिया उसमें। अब जहर को कुछ काउंटर करने के लिए औषधि का जो उसमें गुण था, जो उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी थी, वो हमने फ्राई करके खत्म कर दिया, वो मैदा कन्वर्ट करके कर दिया, वो हमने आलू से चिप्स बना के कर दिया, वो हमने फ्रेंच फ्राई करके कर दिया, वो हमने उसकी न्यूट्रिशनल और औषधीय गुण दोनों को डाउन कर दिया। अब आप देखिए, केमिकल वाला खाना बिना औषधीय गुण के साथ, या कम औषधीय गुण के साथ यदि आप खाएंगे, तो आप सोच सकते हैं आपकी बॉडी में वो क्या चेंज लाएगा, जो कि आज आपको दिख रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब यहां तक भी कुछ बचा था इसमें कि भाई चलो केमिकल भी बढ़ा दिया, इसका औषधीय गुण भी कम कर दिया। आप खा किस टाइम पर रहे हैं? कैन यू इमेजिन कि अभी तक किसी ने 8:30 बजे तक बहुत सारे लोगों ने, 80% लोगों ने डिनर नहीं किया होगा। क्या आपको पता है कि आपका पेनक्रियाज अभी सोने के लिए तैयार हो चुका है? अब जैसे ही मीटिंग के बाद फिर से आप खाओगे, आपका पेनक्रियाज सोता होगा। अब वो सोते को आप जगाएंगे, तो वो रोएगा ही, अब रो रो के वो बुरा हाल बनाएगा। ये मैं एक स्टोरी में, इमोशनल स्टोरी में बोल रहा हूँ। पेनक्रियाज, लीवर को भी रेस्ट चाहिए, और उनका सोने का टाइम होता है 8 बजे के आसपास।
आप उनको सोते हुए जगाएंगे डेली, वो रोते हुए उठेंगे क्योंकि उनकी नींद कंप्लीट नहीं है। आपको कोई डेली 2 घंटे सोते ही जगाए तो आपका मेंटल लेवल कैसा होगा? मेटाबॉलिकली लीवर और पेनक्रिया जब रेस्ट पे होते हैं तो उनको आप जगाएंगे तो क्या होगा? वो रोएंगे। वो अलग भाषा में रोते हैं, उनकी आवाज नहीं होती है और उनके आंसू नहीं आते हैं। वो रो रो के और वो अपनी आंखें सुजा लेते हैं। आंखें सुजाने का मतलब समझते हैं यहाँ पे क्या है? आंखें सुजाने का मतलब है इन्फ्लामेशन हो जाना। उनमें इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन बढ़ गई है। तो सूजन बढ़ेगी, उनका साइज बढ़ गया है, और साइज बढ़ा तो लीवर का साइज बढ़ा हुआ है, फैट बढ़ा हुआ है, इन्फ्लामेशन है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, पेनक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहा। जस्ट आपने टाइम भी चेंज कर लिया खाने का। इसके बाद सोने का टाइम चेंज हो गया खाने के साथ। अब जब पहले ही पेट में भी दिक्कत थी, लीवर के लेवल पे दिक्कत थी, पेनक्रियाज के लेवल पे, फिर दिमाग भी खराब होना स्टार्ट हो गया। और ये तो माना ही जाता है कि आपका सेकंड ब्रेन जो है, सेकंड ब्रेन कौन सा होता है? सेकंड ब्रेन आपका पेट को माना जाता है। देखिए, हमेशा बोलते हैं गट फीलिंग क्या बोल रही है, यानी कि गट फीलिंग का मतलब क्या है कि अंदर से आवाज क्या आ रही है। सो गट फीलिंग क्या है? अब ये सीधा इसका मतलब यही है कि ये ब्रेन है हमारा, और जैसा आप खाना खाते हो थोड़ी देर के बाद मूड वैसा ही मिलता है। सो अल्टीमेटली पहले ही मूड खराब था, फिर नींद ही आपने कम ली, तो क्यों ना आपकी स्ट्रेस बढ़ेगी, क्यों ना आपको माइग्रेन आएगा, क्यों नहीं आपको ऐसे ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर आएंगे, डिप्रेशन आएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा। फिर वेकअप टाइम जिसमें आपका उठते ही सन का एक्सपोजर था, पेड़ पौधे और पशुओं के साथ हमारा मेल जोल था, या हमारे पड़ोसी के साथ मेल जोल था, वो नहीं है। अब मेल जोल किसके साथ है? सूर्य नमस्कार के साथ नहीं है, स्क्रीन नमस्कार के साथ है, जो हम स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, सुबह उठते ही फोन देखते हैं। पहले ऐसा नहीं था। सो ये अल्टीमेटली नेचर का कनेक्शन क्या हुआ है? नेचर का कनेक्शन आपका नीचे गया है, और डिजिटल कनेक्शन ऊपर गया है। सोशल कनेक्शन हमारा कम हो गया है, और आइसोलेटेड सोशल मीडिया पे टाइम ज्यादा जा रहा है, जिसके कारण आपके ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस आज आपको दिख रहे हैं। शॉर्ट टेम्पर होना, मूड स्विंग होना, जी घबराना, बीपी एकदम से, एक्साइटमेंट एकदम से, रोना आना, नींद कम आना। ये इंडिकेशन है कि हम आइसोलेटेड हो गए। और इंसान अकेला रहने के लिए नहीं बना है, इंसान बना है वो कम्युनिटी के लिए, वो समाज में रहने के लिए बना है। आज हमारा समाज, हमारा फोन, हमारा आइसोलेटेड जीवन अपना एक रूम बन के रह गया है। सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली जो हमने बीमारियों के नाम लिए, उसमें ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। और इसी की वजह से आज हमारी फास्ट एजिंग हो रही है। हम जल्दी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, और बुढ़ापा खुशियों के साथ नहीं, बीमारियों के साथ आ रहा है। और जिसको हम बोल रहे हैं कि आदमी जी रहा है पर सही से नहीं जी रहा है, ओनली सांसें ले रहा है। जो कि पहले के जमाने में लोग जब तक इस धरती को छोड़ के नहीं जाते थे, भगवान को प्यारे नहीं होते थे, तो वो लास्ट टाइम पे तक अपने पैरों पे चलते थे, अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते थे। 1-2 साल में लास्ट में जाके वो उनको कोई तकलीफ पैदा होती थी, जिसके चलते वो धीरे धीरे अपना अल्टीमेटली अपनी जर्नी पूरी करते थे। अब क्या है? लाइफ एक्सटेंड हो गई है। आदमी 40 साल की उम्र में डायबिटिक है, वो 70-70 साल जीरा गोली खा के, क्या वो सही में नंबर तो ऐड हो गया है? क्या नंबर में लाइफ ऐड हो गई है? नंबर से लाइफ निकल गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक, ये सारी चीजें हम जो डिस्कस कर रहे थे उनकी वजह से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सीड टू सिकनेस से चेंज क्या है? सीड टू सिकनेस से केमिकल का लोड बढ़ गया है हमारे खाने में, पेस्टिसाइड के रूप में, हैवी मेटल के रूप में, पॉल्यूशन के रूप में, प्लास्टिक के रूप में, और कैलोरीज जो है बढ़ गई है। कैलोरीज का बढ़ना और न्यूट्रिशन का कम होना और केमिकल का बढ़ना, फंक्शनल वैल्यू जिसको मेडिसिनल वैल्यू बोलते हैं, वो घट गई है। पहले खाना पूजनीय था, आज खाना पूजनीय नहीं है। क्या पिज्जा को देख के आपका हाथ जोड़ने का मन करता है? क्या पेस्ट्री को देख के आपका हाथ जोड़ने का मन करता है? क्या फ्रेंच फ्राइज को कभी आपने ऐसे हाथ जोड़ के खाया है? नहीं। नेचुरल फूड को ही हाथ जोड़ के खाया जाता था, वही पूजनीय था। आज के लिए लोगों के लिए फूड ओनली केमिकल लेवल से खाया जा रहा, कितनी कैलोरी है। और एक फॉर्मूला जरूर बता रहा हूं आज, इसको ABC फॉर्मूला रखें, ऑलवेज बी काउंट, ऑलवेज बी काउंट।
ऑलवेज बी काउंट का मतलब है डोंट काउंट कैलोरीज। हमेशा लोग कैलोरीज देख के फूड खा रहे हैं लेबल पे। कैलोरीज के अलावा आप ऑलवेज बी काउंट न्यूट्रिशन। ऑलवेज बी काउंट क्या खा रहा हूं, इसके खाने से पहले ये सोचे ये मेरे अंदर जाके क्या करेगा। अब जो मरा हुआ पहले ही है, फ्रेंच फ्राई है, पेस्ट्रीज है, जिसको आपकी दादी नानी पहले की जनरेशन जिनका नाम नहीं जानती, वो खाना नहीं है। वो अब बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर में, मैं ये कहना मतलब आपके सामने शेयर जरूर करना चाहूंगा मेरी गट फीलिंग जो है, बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर में आपको जो पैक्ड फूड दिख रहे हैं वो आपके पैट फूड के बराबर हैं। पैट फूड को और आपके पैक फूड को आप चेक कर लीजिए, ग्रोसरी स्टोर में ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। कोई क्वालिटी में उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। वैसा ही वेजिटेबल ऑयल उनमें डाला गया है, वैसी स्टार्च उनमें डाली गई है, वैसा ही मैदे से उसको बनाया गया है। तो अल्टीमेटली क्या है, तो हम पैट जैसा फूड खा रहे हैं इसमें, पैक फूड में। तो ये जो चीजें हैं जो जिनको हम कमर्शियल फूड मान रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से फूड इंडस्ट्री में हुआ है, हमारे फूड की वैल्यू कम हुई है, फंक्शनल वैल्यू कम हुई है, कैलोरी बढ़ गई है, और लोग कैलोरी कॉन्शियस हैं, न्यूट्रिशन कॉन्शियस नहीं है। और इंडिया में वी आर बिकम ए कार्ब लविंग कंट्री। हम मीठे की तरफ कार्ब लविंग कंट्री बन चुके हैं और मीठे की तरफ भाग रहे हैं। डाइजेस्टिबिलिटी, बर्गर की डाइजेस्टिबिलिटी, फ्रेंच फ्राई की, फास्ट फूड की डाइजेस्टिबिलिटी, खाते ही खाते टाइम तो ठीक है, अब खाते टाइम आपको मजा आ रहा है, थोड़ी देर के बाद ऐसी फीलिंग आती है यार क्यों ही खा लिया था। ये ब्लॉटिंग कर रहा है, ये दिक्कत कर रहा है, डाइजेस्टिबिलिटी उसकी कम हो गई है, एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू वो भी उसकी कम हो गई है। सो अल्टीमेटली फाइबर कंटेंट वो कम हो गया। ये सारी चीजें एक तरीके से फूड को पूजनीय बनाती थी उसको, इसी इन्हीं के लिए उसको पूजा जाता था। ये पूजनीय थी। भगवान पे जिस पे भी आप मानते हैं उस पे भी यही चीज चढ़ती थी, फ्रूट्स था, सब्जियां थी, अनाज था, मोटा अनाज था, वही हम अपनी आस्था के साथ जोड़ के उसको पूजनीय बनाते थे, उसका भगवान के चरणों में उसका जगह दिलाते थे। आज किसी को पिज्जा चढ़ाते हुए देखा है आपने? मंदिर में ले जाते हुए देखा है? फ्रेंच फ्राई से किसी भगवान को खुश करते हुए देखा है? नहीं। वो जब आपका दादा नाना नानी नहीं जानते, आपके भगवान के चरणों में वो नहीं चढ़ता, तो आपको क्या लगता है उसमें भगवान रूपी मेडिसिनल वैल्यू होगी? नहीं है। जो आपके लिए वरदान का काम करे वो उसमें नहीं बची हुई, ये सारी चीजें डाउन हुई। यही तो वरदान था, यही औषधीय गुण था, यही बीमारियों से लड़ने की ताकत देता था, यही खत्म कर दिया, और जो बीमारी बढ़ाने वाली चीज है वो बढ़ गई है खाने में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यही बताना चाहता हूँ, टुडेज फूड हैज लोअर न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड फंक्शनल बेनिफिट जो है उसके वो बहुत कम हो गए हैं। सो अल्टीमेटली अब कुछ लोग इतने ज्यादा वो हैं कि भी वो समझ नहीं पाते कि जो मैं चीज खा रहा हूँ उससे मुझे क्या दिक्कत है और कैसे कैसे ये मेरे लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट होगा। देखिए, कोई भी बीमारी जो आज लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक से रिलेटेड है, वो 3 स्टेज में होके ही आपके शरीर में गुजरती है। स्टेजेस क्या है? पहली स्टेज जो है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो इंक्यूबेशन टाइम है। इंक्यूबेशन का मतलब है एक ऐसी स्टेज जहां पे वो स्टार्ट होती है। जैसे डिप्रेशन एक दिन में नहीं आता, आपके पेट में की बीमारी एक दिन में नहीं आती, फैटी लीवर एक दिन में नहीं होता, बीपी एक दिन में बढ़ना स्टार्ट नहीं होता, थायराइड की प्रॉब्लम एक दिन में बढ़नी स्टार्ट नहीं होती, अल्जाइमर एक दिन में नहीं आता, कैंसर एक दिन में नहीं आता। ये ये कौन सा पीरियड कहलाता है? जब इनकी शुरुआत होती है तो ये इंक्यूबेशन पीरियड है। किसी का इंक्यूबेशन लंबे टाइम में लंबा टाइम लेता है, उसकी बॉडी की ताकत थी, इम्यूनिटी थी, उसका खान पान इतना ज्यादा रोंग नहीं था, या उसका लाइफस्टाइल अकेला टाइमिंग का अनबैलेंस था, पर फूड फूड सही था। बट सारी चीजें सही करना जो हमने बताई वो इतना पॉसिबल नहीं है। आप ऑर्गेनिक खाना सारा खा पाएंगे, आपके हाथ में नहीं है। आप सारा प्रोसेसिंग अपने हाथों से करेंगे, वो भी आपके हाथ में नहीं है। पेस्टिसाइड कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में टाइम है, पर कुछ लोगों के हाथ में वही नहीं है कि टाइम पे वो खा पाए। आप किसी के टाइम पे किसी का सोना सही नहीं है, किसी का उठना सही नहीं है, किसी का नेचर के साथ कनेक्शन नहीं है। तो इनक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और ये इनक्यूबेशन पीरियड में एक चीज होती है लेडीज, ये डिटेक्टेबल नहीं है, इसको डायग्नोस नहीं किया जा सकता। टेस्ट करवाएंगे, नेगेटिव आएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे,
हल्की फुल्की तकलीफ आपको रहती है, टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट बड़े नॉर्मल आ रहे हैं, बट कहता जी मुझे थकान रहती है, कम नींद आती है, मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। हल्के हल्के साइन उसकी बॉडी में एनर्जी के रूप में, इम्यूनिटी के रूप में बार बार बीमार पड़ जाता है, बट उसका कोई डायग्नोस नहीं है, टेस्ट नहीं है। तो यहां तक आपका कोई डायग्नोस नहीं है, मेजरेबल नहीं है, मेजर ही नहीं कर सकते, यहां तक वो टेस्ट में पॉजिटिव आएगा ही नहीं। अगली स्टेज, इस स्टेज से वो पार करके अगली स्टेज में पहुंचता है। इस स्टेज को बोलते हैं प्रोग्रेशन स्टेज। ये एक स्टेज को पार करके प्रोग्रेशन में आ गया, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो गया, और सिम्टम्स आपको साफ साफ नजर आने स्टार्ट हो जाते हैं ऐसी स्टेज में। और इस स्टेज को मेजरेबल एंड डायग्नोसेबल स्टेज बोला जाता है। यहां पे आके टेस्ट करवाओगे, पॉजिटिव आ जाएगा, डायग्नोस करवाओगे, सिम्टम्स मिलेंगे किसी बीमारी से, तो वो आपको पॉजिटिव आना, यानी कि डिटेक्ट, इस पोजीशन में आके डिटेक्ट होता है। तीसरी स्टेज है वर्नेबल, ये बड़ी बुरी स्थिति है, मल्टीपल बीमारियां हो जाती हैं। डायबिटीज के साथ हार्ट की प्रॉब्लम है, लिवर की भी है, नींद की भी है, किडनी की भी है, जॉइंट्स के साथ उसको प्रॉब्लम लीवर की भी है, डाइजेशन की भी उनको प्रॉब्लम है, बॉडी में इन्फ्लामेशन भी लेवल बढ़ा हुआ है। वर्नेबल स्टेज है, वो दयावान, वो दयनीय स्थिति में आ जाता है, और डैमेजेस, मल्टीपल फंक्शन डैमेजेस हो जाते हैं यदि यहाँ से सेकेंड स्टेज से इसको कंट्रोल नहीं किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब यहाँ पे आप देखिए डॉक्टर की एंट्री कहाँ से होती है। यहाँ आज के टाइम पे डॉक्टर की एंट्री यहाँ से होना स्टार्ट होती है। अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपके सिम्टम्स देखेगा, सिम्टम्स में देगा आपको एंटीबायोटिक, पेन किलर, स्टीरोड्स, नेस्डेग, नॉन स्टीरोड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, ये चार पांच चीजें देगा। अब इन चार पांच चीजों को स्टडी करेंगे, ये किसी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं होती हैं, ये बीमारी के सिम्टम्स को दबाने के लिए होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेन हो रहा है तो उस टाइम पेन किलर ही काम आएगा, उसका कोई भी वो नहीं है। पेन मैनेजमेंट तो आप मेडिकल पे ही छोड़ना पड़ेगा। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पेन किलर से कोई बीमारी ठीक होती है? क्या एंटीबायोटिक से कोई बीमारी ठीक होती है? एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक का जीवन के अगेंस्ट, जिसका नाम जीवन के अगेंस्ट, वो बीमारी को कैसे ठीक करेगा? पेन किलर, स्टीरोड्स, नेस्डेक, और ऐसे जो सप्रेशन पे काम करते हैं, बीपी की गोली सप्रेशन पे काम करेगी, थायरोक्सिन की गोली सप्रेशन पे काम करेगी सिम्टम्स पे, और नींद की गोली नींद के जो मेन मैकेनिज्म उसको सप्रेस करेगी। तो अल्टीमेटली इलाज कहाँ है? डॉक्टर, जैसे डॉक्टर के पास इन बीमारियों को लेके पहुंचे, इनके पास ये है, ये आपको दे देंगे, आपको बोलेंगे जिंदगी भर खाना पड़ेगा, आपको बोलेंगे इसको तो खाना ही पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते, बीपी को छोड़ नहीं सकते, थायराइड को नहीं छोड़ सकते, नींद की गोली को नहीं, कोलेस्ट्रोल को नहीं, ज्वाइंट्स की। तो फिर भाई साहब, जब छोड़ नहीं सकते तो इलाज नहीं था, वो तो एक बंधन था, एक तो सप्रेशन था, दबाना था। तो अल्टीमेटली डोज बढ़ जाएगी, और उस बीमारी, इन चीजों का साइड इफेक्ट भी, इसके साइड इफेक्ट से दूसरी सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरी बीमारियां बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर डोज बढ़ाते पड़ेंगे, डोज के साथ धीरे धीरे कई और चीजों का मिश्रण डालना स्टार्ट कर देंगे, और अल्टीमेटली आदमी की नंबर तो बढ़ा दिया, मरने तो नहीं दिया, पर क्या आपको लगता है ये जीने देंगी? सही से नहीं जीने देंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद वर्नेबल स्टेज आती है, मल्टीपल फंक्शनल डैमेज होना स्टार्ट होते हैं, और फिर डॉक्टर बोलता है मेडिकल में तो यही इलाज था, हमने सारी चीज़ें ट्राई मारी, हमारे बस की बात नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहली स्टेज के लिए आपने क्या कर रखा है? आपके पास पहली स्टेज के लिए क्या है जो मेजरेबल नहीं किया जा सकता? पर मुझे बताएं, जो हमने पहले सीड टू सिकनेस पूरी लाइन पढ़ी, कौन कौन उसके अकॉर्डिंग जिंदगी जी रहा है? इसका मतलब हर किसी की बॉडी में कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई डिसऑर्डर, किसी का हल्का, किसी का भारी, किसी का मल्टीपल, किसी का सिंगल, इंक्यूबेशन पीरियड में है। कब वो प्रोग्रेशन में सेकंड स्टेज में आएगा,
जब वो डायग्नोस पे जाएगा, जब वो डिटेक्ट होगा, गॉड नोज पर किसकी डायबिटीज की पहली स्टेज में आ चुका है जो अभी तक मेजरेबल नहीं है, जो अभी प्री डायबिटिक बोल रहे हैं, किसका कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया है, किसी का धीरे धीरे नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होना, किसका आर्टरीज में धीरे धीरे ब्लॉकेज होना स्टार्ट, कैसे मेजर करोगे? अब नहीं कर सकते तो मुझे बताओ, इसकी रोकथाम के लिए आपके पास क्या है? रोकथाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम। घर में गर्मी की रोकथाम के लिए एसी है, घर से बाहर निकलने के लिए इजी, आपको बाहर ना खड़ा होना पड़े, अच्छा स्कूटर है, अच्छी बाइक है, अच्छा व्हीकल है। घर में किचन में धुआं ना फैले तो अच्छी चिमनी, घर में कालीन बिछा लिया है, टीवी में पिक्सल फटे हुए ना दिखे, अच्छा आज के टाइम पे आपके एलईडी इतने अच्छे आ गए हैं, ऐसे ऐसे स्क्रीन आ गए, स्मार्ट फोन आपके पास ऐसा स्मार्ट आ गया जो मल्टीपल काम कर सकता है। क्या मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अपने इंक्यूबेशन स्टेज वन के लिए कोई तैयारी की है? क्या आपने स्टेज वन को कोई, आपने ऐसी चीजें प्लान की हैं जो स्टेज वन में कोई चीज रुक सकती है, जो आगे ना बढ़े? राइट। और स्टेज सेकंड के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? ओनली एक ही ऑप्शन है, दैट इज फार्मा। फार्मा आपको मरने नहीं देगा, पर जीने भी नहीं देगा। ये मैं दोनों लाइनों को बोल रहा हूँ जिसमें हमने एक्सप्लेन किया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ टू मैनेज में कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे इसको हम सही तरीके से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैं बोलूंगा, और कहीं से सुनोगे कहीं और, सारे सारे लोग इस चीज को सुनते आए पर कितने लोग फॉलो करते हैं? रियली अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, कितने लोग फॉलो करते हैं कि टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, एक्सरसाइज करना, टाइम पे खा लेना? ये कितने लोग? बहुत सारे लोगों के तो जो प्रोफेशनल जिंदगी वही अलाउ नहीं करती है। राइट। इसके अलावा एक अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन, ये भी कुछ लेवल तक आप कंट्रोल कर सकते हो, पर पेस्टिसाइड, हैवी मेटल, जो एयर पोल्यूशन है, एनवायरमेंट, इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स जो इनमें भर के आ गए हैं केमिकल, उनको कैसे रोकोगे? फंक्शनल सप्लीमेंट के बारे में कभी सुना है? क्या कभी उनको यूज किया है? मुझे ये भी नहीं लगता कि ये प्लानिंग आपने की होगी। चलो, खाने में जहर आ गया है और प्रोसेसिंग के बाद हमने इसकी अमृत वाली जो मेडिसिनल वैल्यू थी, औषधीय वैल्यू थी, वो कम कर दी है। क्या मैं कोई ऐसी औषधि अपने खाने में एक्स्ट्रा डाल रहा हूं जिससे मेरा पहली स्टेज में ही कोई चीज रुक जाए? राइट। इसके बाद एक्सरसाइज, टाइमली डायग्नोस, क्या मैं हर साल में अपना बेसिक टेस्ट करवा रहा हूँ, डायग्नोस करवा रहा हूँ जो अर्ली स्टेज में मुझे पता लग जाए? यहाँ पे भी 90% फेल हैं। इसके साथ क्या मैं अच्छे से अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहा हूँ जिससे मेरा मेंटल सेटअप, मेरी स्ट्रेस मैनेज हो जाए और मेरा जो इमोशनल वेलबींग है वो मेंटेन रहे? ये भी मिसिंग है। हाउ टू मैनेज में बोल रहा हूँ, कितनी चीज मैनेजेबल है, हालांकि पहले ही वाले सारी चीजों को मैनेज कर रहे थे, डायग्नोस वाला नहीं था, पर उनका सारी चीजें बैलेंस थी तो डायग्नोस करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और टाइम विंडो ऑप्टिमाइजेशन, कब खाना, कब उठना, कब सोना, ये भी, ये इन चीजों से आप मैनेज कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन, यहाँ पे अलग कलर में चमक रहा है, इसके बारे में जरूर बात करूंगा। ये तो आपको करेंगे ही, ये जो चीजें हैं ये आप यदि कर लें तो आपकी जिंदगी में लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। पहले की जनरेशन की तरह आप अच्छे से हेल्दी बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स यहाँ फंक्शनल, जो आपकी खाने से मेडिसिनल वैल्यू आपने खो दी है, जो औषधीय गुण, जो पूजनीय उसको बना रहा था, जो वो आपने खो दिया है, वो आपका यहाँ अपनी जिंदगी में उतार लें तो और अपने डिसऑर्डर को मैनेज करने में इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, फिर से वहीं आते हैं, पहली स्टेज इंक्यूबेशन, कोई डिटेक्टेबल या डायग्नोस नहीं है। पर मैं कहता हूं खाने से नहीं मिल रहा सर, मेरे पेस्टिसाइड कंट्रोल नहीं हो सकते सर, पॉल्यूशन में अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता सर, मेरी रात की ड्यूटी होती है सर, मेरी फैमिली में 10 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं तो मुझे उसी टाइम खाना खिलाना पड़ता है, और हम बड़े एक अच्छी फैमिली है तो साथ में खाना बैठ के खा, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रीजन हैं जिसके कारण नहीं हो पाता। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, एसी लगाया है कि आपके शरीर के लिए कुछ आपने किया है? यहाँ आप इंक्यूबेशन पीरियड में ही, जब वो मेजरेबल में नहीं है, डिटेक्टेबल में नहीं है, उसी में क्या उसको हम खत्म कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? यस, हम उसको मैनेज कर सकते हैं ऊपर बताए गए साधनों को यूज करके।
और हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स को ऐड ऑन करके, या एक छोटी सी सिंपल डोज में, जैसे आपका ओवरनाइट स्ट्रेस, कम सो पाते, छोटी सी डोज में ब्रेन वेलनेस के लिए ब्रेन वन आप यूटिलाइज कर लीजिए। एक सिंगल कैप्सूल में काम चल जाएगा, इंक्यूबेशन में अल्जाइमर में कन्वर्ट ना हो, डिमेंशिया में कन्वर्ट ना हो, आपका स्ट्रेस में पार्किंसम में कन्वर्ट ना हो, आपकी लाइक मेमोरी में कग्निशन बिहेवियर में चेंज ना आए, आप अच्छे से अपने ऑफिस से अपने कॉम्पिटिटिव काम कर पाएं। तो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स का, आपको लगता है मेरा खाना सही नहीं है, मेरा लीवर, मेरा पेनक्रियाज हमेशा ही रोता रहता है, क्यों ना एड ऑन कर लिया जाए लीवर वन, क्यों ना एड ऑन कर लिया जाए इन्फ्लामेशन के लिए। ए9 को वो ओनली कैंसर के लिए नहीं है, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है, क्यों नहीं एसबीटीसी में जूस को यूटिलाइज कर लूं, जो इंक्यूबेशन में ही बहुत सारी चीजों को रोक पाऊंगा, फर्स्ट स्टेज में ही उसको मैं क्रॉस कर दूंगा अपनी बीमारी को। इस तरीके से मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को मैं एक प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है क्या? न्यूट्रिशन का इंश्योरेंस आपके पास है? कोई कंपनी न्यूट्रिशन का इंश्योरेंस नहीं कर सकती। ये न्यूट्रिशन का इंश्योरेंस आप ही कर पाएंगे, अपनी और अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। डोंट काउंट कैलोरी, काउंट न्यूट्रिशन, काउंट योर लाइफ, काउंट योर टाइमिंग, काउंट योर जो आपका कनेक्शन है सोसाइटी के साथ, उसको काउंट कीजिए। कैलोरी काउंट करने से जिंदगी नहीं बदलने वाली है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेकंड स्टेज में प्रोग्रेशन में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसको यूटिलाइज करते टाइम, मेजरेबल है, डायग्नोसेबल है, पर अभी तक इसने इतना डैमेज नहीं पहुंचा। एक दो ही सिम्टम्स आए हैं वो जो मेजरेबल थे। लिपिड्स प्रोफाइल गलत आ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा था, आपका थोड़ा सा ग्लूकोज बढ़ा हुआ था। तो ये एक प्रोग्रेशन फेज में आ गया है, और जो मेजरेबल डायग्नोस में है, इसमें आपने हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स के साथ थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेना है। किसी को गाइड करना है कि यार थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट एक्सरसाइज, और अपने किसी एक साथी के साथ 15-20 मिनट डेली बिताओ, और थोड़ा सा आप एक फूड वो खाना स्टार्ट करो दिन में, जो आपके दादा नाना नानी पहले की जनरेशन जिनका नाम जानती थी, जिनका नाम जानती थी, वो पेस्ट्री का नाम नहीं जानती थी, वो चॉकलेट का नाम नहीं जानती थी, वो मैक्रोनी का, पास्ता का, इन चीजों का नाम नहीं जानती थी। तो वो आपके लिए अवॉइडेबल है ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ से आप वापस से बाउंस बैक कर सकते हो, वापस से उसको धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर सकते हो। जब ऐसी स्टेज में, वर्नेबल स्टेज में आ जाए, मल्टीपल फंक्शन में दिक्कत है, हार्ट, लीवर, पेनक्रियाज, आपका किडनी, नींद नहीं आना, ज्वाइंट में प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपके थोड़ा सा किस में जाना है, मल्टीपल प्रोडक्ट में जाके आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। मेडिकल ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम सोचते हैं कि भाई मैं क्या इसको सारी दवाइयां बंद कर दूं। आप 3 से 4 घंटे का अपने जो मेडिकल ट्रीटमेंट, जो ड्रग्स चल रही हैं, उसके का गैप यदि आप मेंटेन करते हो, तो कोई भी चीज आपको साइड इफेक्ट तो इनका कुछ है ही नहीं उनके साथ, बट क्रॉस रिएक्टिविटी में उनका असर कम ज्यादा नहीं होगा। वही आपको दिक्कत कर सकता है, कम ज्यादा असर नहीं होगा। 3 से 4 घंटे के बीच में आप इनको यूटिलाइज कर लें। मल्टीपल कॉम्बिनेशन में जाना पड़ेगा, तो आप रिवर्स कर सकते हो इन सारे फंक्शनों को। साथ में ये धीरे धीरे कम कर देना है, इसको आप कंटिन्यूसली कर देना है लगातार। और धीरे जब जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करे, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज, वॉकिंग टाइप का, योगा टाइप का, दलिया खिचड़ी, फ्रूट सब्जियां, जो जिसको हाथ जोड़ के खाने का मन करता है, जिसमें नेचर जिंदा है, जिंदगी जिंदा है, वो खाना खाइए धीरे धीरे। क्योंकि हमारा शरीर खाने से, पानी से और हवा से बना हुआ है। इन तीनों का शुद्धिकरण कर लिया, तो आप अल्टीमेटली अपने आप को सही कर पाओगे, अपने आप को मैनेज कर पाओगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं थोड़ी सी आपको इन तीनों स्टेज के बारे में कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो आप लोगों ने ही मुझे पहुंचाई हैं। अब वीडियो क्या है देखिए। पहली स्टेज क्या है, पहली स्टेज के एग्जांपल लेते हैं। इन शख्स को सुनते हैं। कंपनी की कुछ प्रोडक्ट देखे, प्रोडक्ट को देख करके मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, बट इसके अंदर जो सबसे, जो मेरी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा, वो ये रहा कि मुझे एक प्रॉब्लम था, नींद नहीं आती थी रात में। दूसरा, मुझे स्ट्रेस होता था, और इसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान था। और मैंने इंदौर के जो टॉप डॉक्टर हैं उन्हें भी दिखाया, मैंने 2-2 महीने मैंने ट्रीटमेंट लिया, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। जब तक मेडिसिन लेता था रिलीफ मिलता था, बाद में वो प्रॉब्लम मुझे वापस शुरू हो जाती थी। इवन आयुर्वेद के जो गोल्ड मेडलिस्ट थे,
उन्हें भी मैंने दिखाया, बट उससे भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। बट मैं ब्रेन वन के बारे में मैंने लगभग आपका ब्रेन वन का जो यूट्यूब का वीडियो है वो 3 से 4 बार देखा। और जब मैंने 3 से 4 बार देखा तो मुझे पूरी फैमिली बोलने लगी कि आप 15 दिन से परेशान हो, आपको नींद नहीं आ रही, तो आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देते। तो मैंने बोला नहीं, मैं डॉक्टर साहब का ही वीडियो देख रहा हूँ और मैं इस प्रोडक्ट का वेट कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट मैं ऑर्डर करूँगा, जैसे ही मेरे पास आ जाएगा उसके बाद मैं फाइनल डिसीजन लूँगा कि मुझे आगे क्या करना है। सर मैं आपको बताऊं कि टचवुड मैंने पहला डोज लिया और 2 कैप्सूल मैंने ब्रेन वन के लिए, जो 15 दिन में मुझे नींद नहीं आई, वो प्रॉपर बिल्कुल नींद आई मुझे और काफ़ी रिलैक्स होकर के उठा। और मैंने इस डर से फैमिली को नहीं बताया कि कहीं ऐसा ना हो ये बोले कि यार ये कुछ भी मार्केटिंग का प्रोडक्ट देख करके और बोलते हैं कि बहुत अच्छा है। तो मैंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया, मैं चुपचाप प्रोडक्ट लेता गया। पूरी फैमिली मेरा इम्प्रूवमेंट देखती गई। बट मेरे को लगा कि पहली बार लाइफ के अंदर मैंने ऐसा प्रोडक्ट देखा जो इतना इफेक्टिव है और इतना असरदार। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वीडियो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये वो पहला स्टेज का एग्जाम्पल है जो अल्जाइमर में कन्वर्ट हो सकता था, जो पार्किंसम में कन्वर्ट हो सकता था, जो डिमेंशिया में कन्वर्ट हो सकता था। तो इनको जस्ट अर्ली साइन आ रहे थे। अभी ये भी इंक्यूबेशन पीरियड में नहीं समझ पा रहे थे, इनको इंक्यूबेशन पीरियड से थोड़ा सा आगे गया था, ऐसी बीमारी में कन्वर्ट नहीं हुआ था कि इनको जाके इनको टेस्ट करवाने पड़े। बट ये चूज रहे थे, तो इन्होंने चूज किया तो वापस रिवर्स कर लिया। तो ये वेलनेस को चूज किया, और वेलनेस का बजट कभी भी बड़ा नहीं होता इलनेस से। इलनेस का बजट आपके कंट्रोल में नहीं है, सामने वाले। और कैसी इंडस्ट्री, जो मेडिकल इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री है, वो लोगों को ठीक करने का एक जगह नहीं है, वो इंडस्ट्री है। वो वहाँ कमर्शियल चीजें चलती हैं, वहाँ प्रॉफिटेबल मॉडल है वो। वहां पे आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में यहाँ है कि 1500 रुपये में आपने आने वाली बड़ी बीमारी को हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड में ही खत्म कर लिया। तो अल्टीमेटली क्या है, वेलनेस हमेशा ही अफोर्डेबल रहा है, सदियों से अफोर्डेबल रहा, सदियों से आगे भी अफोर्डेबल रहेगा। राइट। अभी दूसरा मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। दूसरा वीडियो है सेकंड स्टेज का। सेकंड स्टेज में मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्या है? मनमोहन बालन। ठीक है, कहाँ से हैं आप? मयूरभंज। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? मेरा समस्या था राइट ये मिट्टी की में पैरालिसिस हुआ था। ओके। हम जो मेडिसिन यूज किया, ब्रेन हुआ, नसवा हुआ, एविबिटी जूस, इसको खा के अभी थोड़ा ठीक हो गया। कितना दिन लगा था रिजल्ट आने में? 6 डेज। 6 दिन में? 6 दिन। डॉक्टर से कितना इलाज कराया था? डॉक्टर से हम 29 अप्रैल से शुरू किया मेडिसिन। अच्छा। एलोपैथिक मेडिसिन। ओके। इसको छोड़ के स्क्वीज किया। ओके, ऑस्ट्रेलिया होम्योपैथी से। यानी कि 6 दिन में आपका रिजल्ट अच्छा खासा आ गया था, राइट? क्या बात है। क्या है ये था, इनको सिम्टम्स आए और सिम्टम्स को इन्होंने अवॉइड किया होगा, गलत खाया होगा, पेट फूला रहता होगा, बीपी बढ़ा होगा, ग्लूकोज ऊपर होगा, पर ध्यान नहीं दिया, तो इनको वो अटैक आ गया। वो अटैक आने की वजह से इनको ये प्रॉब्लम आई। सो अल्टीमेटली ये सेकंड स्टेज का था, बट इन्होंने भी क्या किया, रिवर्स कर लिया। अब रिवर्स करने के बाद अब इनको अल्टीमेटली इनसे इनको रिकवर हो गया। अभी थर्ड स्टेज में पहुंचने के बाद क्या होता है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं एक वीडियो। जैसे ये स्टेज है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये थर्ड स्टेज है।
थर्ड स्टेज थी, मल्टीपल ऑर्गन्स पे प्रॉब्लम थी, मल्टीपल दिक्कत थी। जैसे और भी थर्ड स्टेज को मैं यहाँ पे काउंटर करूंगा आप लोगों के साथ, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे। मुखी है जागे છે પાછા લાવજે ઓ ભરવાનું છું અસર નહીં થાય મૂકી હાથ દે કર દો હાથ દે કરજે હાથ દે કર દો આ બાજુ વાળું આ બાજુનો દર્દ થાય છે હાથ હાથ ઓગરી ટાઈટ કરે છે આ બાજુ પગથિયા બાજુ જવાય આ બાજુ આ બાજુ આ बाजू ये बिल्कुल क्रोनिकल स्टेज में था। तो ये भी रिकवर कर गए। कहने का मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मैं आपको यहाँ से चीजें बता रहा हूँ कि आप देखिए आज इंक्यूबेशन पीरियड में क्या है, ये तो आज आप सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कंट्रोल कर रहा हूँ। यदि मेरे लाइफस्टाइल ये सारी चीजें अलाइन नहीं है तो कोई ना कोई चीज धीरे 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 पक रही है। वो पक के जब उबल के बाहर आएगी तो डायग्नोस होगी। वहां पे मेरे पास क्या है, ओनली एंटीबायोटिक, पेन किलर, नेस्डेक्स, स्टीरोड्स जो हैं, और लाइक आपके जो भी सिम्टम्स को एक तरीके से दबाने वाली चीजें हैं, वो क्या वो इलाज है? मॉडर्न आज की मेडिसिन क्या आपकी इलाज है? क्या उनका साइड इफेक्ट नहीं है? क्या वो आपको वापस से वो चीज दिला सकते हैं जो आपने खोई है? कि वहां पे आपका नो, बड़ा नो आएगा। तो वहां पे आप हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को भी एड ऑन कर सकते हैं, और ऑन गोइंग जो आपकी थोड़े लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें सेकंड स्टेज में, यदि ये खान पान को सुधार लें, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को ले लें, एक्सरसाइज थोड़ी सी स्टार्ट कर लें, खोई ही चीज भी वापस आने के चांसेस ज्यादा हैं। थर्ड स्टेज में जाते वर्नेबल है, सब कुछ टूटा हुआ है, सब कुछ ऑर्गन्स रो रहे हैं, सब कुछ फैमिली वाले भी साथ में रो सफर कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसको भी इसको भी कैरी करें, और कुछ चीज़ों को धीरे धीरे जब सिम्टम्स को सुधार आए तो ड्रग्स वाली चीज़ को हटाना स्टार्ट करें, इन चीज़ों को कंटिन्यूस करें और अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन धीरे धीरे लाएं। सो ये आप एक तरीके से मैनेज कर सकते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हेल्प टू मैनेज थर्ड स्टेज में कंट्रोल डैमेज, जो डैमेज कंट्रोल को, किसी की लाइफ को एक्सटेंड करने में, किसी का डॉक्टर ने बोल दिया 6 महीने बचे हुए हैं, इनसे आप हो सकता है 9 महीने, हो सकता है 12 महीने, यदि ये टाइम बढ़ जाए थोड़ा सा, हो सकता है जो ऑन गोइंग ट्रीटमेंट है सिम्टम्स में सुधार आके आप वापस से अपनी जिंदगी को बचा पाएं। सो डैमेज कंट्रोल से बचाते हैं, इंक्रीज द करंट, जो करंट ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी मेडिकल साइंस में चल रहा है, वो भी उसके भी इफेक्टिवनेस को ये बढ़ाएंगे, उसको खत्म नहीं करने वाले। बहुत सारे लोग डरते हैं कि सर वो ले रहा हूँ ये तो नहीं हो जाएगा। अरे भाई साहब, वो लेने से वो ऑलरेडी आपके शरीर को डैमेज कर रहा है। आपके डॉक्टर से पूछ के देखिए क्या ये साइड इफेक्ट तो नहीं कर रहा। यस, जो ड्रग्स ले रहा है वो साइड इफेक्ट कर रहा है, बट उसके बारे में अवेयर नहीं है। जो नेचुरल चीजें बनी हैं, जो फंक्शनल वैल्यू रखती हैं, जो फूड वाले पार्ट से औषधीय गुणों को इकट्ठा किया गया है, या जो आपके हाफ से चीजें निकाली गई हैं, जो प्लांट से चीजें निकाली गई हैं, वो कैसे डैमेज कर सकते हैं? ये एक बहुत कमर्शियल जिंदगी में आप फंसे हुए मेडिकल साइंस में, जो बिना इलाज वाली चीजों को आप लगातार खा रहे हो सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, और उनका साइड इफेक्ट कोई आपको बता नहीं रहा, बट यस साइड इफेक्ट है, और वो अल्टीमेटली आपको वैसे लेवल तक पहुंचा देंगे जहां से वो रिवर्स करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इसलिए होलिस्टिक वेलनेस के लिए कॉन्सेप्ट आया जिसको हम 5 in 1 बोलते हैं। 5 in 1 यानी कि हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, जिसमें प्रोबायोटिक जो आपके गट लाइन को सही रखता है, जो पेट को सही रखता है, डाइजेशन को ठीक रखता है, डिटॉक्सिफिकेशन को सही रख करता है, फिर एंटीऑक्सीडेंट जो जीवनदायी आपके जीवन को वैल्यू को बढ़ा सकता है, आपकी सेल को बेटर कर सकता है, सेल के लेवल पर डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है, आयुर्वेदा जो हीलिंग फ्रॉम नेचर जो हम बोलते हैं,
नेचुरल चीज़ों से, हीलिंग की चीज़ों को हम ले सकते हैं, हीलिंग फ्रॉम द रूट्स लेवल जो है उससे, रूट कोज से। और हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट जो आपका फूड से मिसिंग था, वाइटामिन मिनरल्स, वो यहाँ से पूरे हो जाते हैं। एंड जो हमारे जीनोम में चेंजेस आए हैं न्यूट्रिशन की वजह से, लाइफस्टाइल, वो यहाँ से ऑप्टिमाइज कर सकते हो एपिजेनेटिक्स इफेक्ट के साथ। सो जीनोम बेटर फंक्शनिंग के लिए ये हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स होलिस्टिक वेलनेस कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको रिजल्ट आ रहा है। जो आपका मिसिंग था, जो इंक्यूबेशन पीरियड में मिसिंग था, जो सेकंड स्टेज में मिसिंग था, जो वर्नेबल स्टेज में मिसिंग था, ये आपका वहां से दे रहा है। और हमारा शरीर सेल से बना है, जिसको आप इंडिया मान सकते हो, और इंडिया की एक राजधानी होती है, इसलिए हर सेल की राजधानी भी न्यूक्लियस है। और राजधानी में पार्लियामेंट है जो देश के कानून को बनाती है, जो देश को चलाती है। ऐसे ही हमारी सेल के कानून को बनाने के लिए हमारे सेल की राजधानी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, और जैसे कि पार्लियामेंट में एमपी होते हैं, क्रोमोसोम में डीएनए होते हैं। और ये डीएनए एसोसिएट होके, जैसे एमपी कुछ एसोसिएट होके मंत्रालय बना देते हैं, ऐसे ही जिस मंत्रालय से हमारा पूरा देश चलता है, ऐसे ही हमारे कुछ डीएनए अलाइन होके एक मंत्रालय का रूप ले लेते हैं, जिनको हम जीन बोलते हैं। और जीन से ही हमारी लाइफ के जो हमारे सेल के हैं वो फंक्शन जो हैं वो उसी से ही रन होते हैं। जीन के कारण ही हमारी सारी चीजें सेलुलर लेवल पे चलती हैं। और जीन किसकी सुनता है? जैसे एमपी किसकी सुनता है? अपने एरिया की जनता की सुनता है, अपने सीनियर की सुनता है, और अपने देश के कानून की सुनता है। तो जीन किस कानून को समझता है? जीन किसकी आवाज सुनता है? जीन न्यूट्रिशन की आवाज समझता है, जीन नेचर की आवाज समझता है, और जीन आपकी टाइमिंग को समझता है। यदि इनको बैलेंस करेंगे तो जीन सही रहेंगे। और नहीं तो आप अल्टीमेटली ऐसी चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपको बहुत सारी लाइलाज बीमारियों का रूप ले सकता है। और इसी इफेक्ट को हम एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। बिना डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए जीन के बिहेवियर में सुधार लाना, जो आपके लिए अच्छा काम कर पाए, आपकी लाइफ को बेटर बना पाए, इसको हम एपिजेनेटिक साइंस बोलते हैं, जो न्यूट्रीजेनोमिक्स का पार्ट आता है। और इसी से जीन अपने काम को टर्न ऑन ऑफ करते हैं, इन तीनों चीज़ों की वजह से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सही जीन सही से काम करें, बैड वाले जीन ऑफ रहें और अच्छे वाले जीन ऑन रहें, तो आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करती है। इसीलिए सेलुलर एंटी एजिंग के लिए पहली बार एक इनोवेटिव प्रोडक्ट, जो कि इस तरीके से इस फॉर्मुलेशन से बनाया गया है। एंटी एजिंग में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे जो अलग थलग पड़े होंगे, बट अलाइन करके, जहाँ प्लांट को भी दिया गया, हर्ब्स को भी लिया गया, लेटेस्ट मॉलिक्यूल को भी लिया गया, उन सारी चीज़ों को रखा गया जो आपको सेलुलर एंटी एजिंग एंड रीप्रोग्राम और सेलुलर एजिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यंग फ्यूल के रूप में ये एक मल्टी फंक्शनल फॉर्मूला लेके आए, जो एनएडी बूस्ट करता है, सर्ट्यून्स को एक्टिवेट करता है, एपिजेनेटिक कंट्रोल करता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट करता है। और एजिंग न्यूट्रिशन में जो एजिंग के साथ न्यूट्रिशन चाहिए सेल को, उसको एंटी एजिंग न्यूट्रिशन सपोर्ट देता है। और सारे जो इसमें इंग्रेडिएंट वो एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड है। और एडवांस फंक्शनल न्यूट्रिशन के रूप में जो हम बोल रहे हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इस तरीके से अपने न्यूट्रिशनल को फंक्शनल बना सकते हैं। कैलोरी कैलोरी नहीं, न्यूट्रिशन में ओनली विटामिन मिनरल्स नहीं, जो डाइटरी सप्लीमेंट बोलते हैं, ये फंक्शनल न्यूट्रिशन, एक फंक्शन को देख के बनाया गया है। डाइटरी डाइटरी सप्लीमेंट के साथ फंक्शन भी ऐड है इसमें, इसलिए ये अलग बनाता है। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, सर सप्लीमेंट तो बहुत सारे लोग देते हैं। सर, सप्लीमेंट एक बड़ी टर्म है। ये सप्लीमेंट है, फंक्शनल सप्लीमेंट, जनरल डाइटरी सप्लीमेंट नहीं है, विटामिन मिनरल तक सीमित नहीं है, अमीनो एसिड तक सीमित नहीं है। ये 5 in 1 फॉर्मूला, इसलिए इसको फंक्शनल न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो कि अपने आप में इसको यूनिक बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, पोटेंशियल बनाता है। और क्लिनिकल जो इंग्रेडिएंट सेफ है, ग्रास सर्टिफाइड, वो यूज है, तो ये आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं दे सकते। बस अब वो तीसरी स्टेज में, जब आपकी टैबलेट गोलियां ज्यादा चल रही हैं, ड्रग्स चल रही हैं, उसके 3 से 4 घंटे का गैप में खिलाएंगे, उनका जो साइड इफेक्ट है वो भी बॉडी से कम होगा, और आपकी बॉडी जल्दी से रिकवर करेगी, उस ड्रग्स को बाहर निकाल देंगे। इसको आप लगातार चलाएंगे तो डेफिनेटली आप 3 से 6 महीने, 1 साल के अंदर वापस से अपनी खोई हुई चीजों को पा सकते हैं। सो यहाँ पे अमेजिंग 40, स्वीट 18+, एवरीडे 1, हीमो 14, कैलमैक डी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, ब्रेन 1, थायरो 1, हार्ट 1, ऑर्थो 1, लिवर 1, प्रोस्टेट 1, हेयर 1, लंग्स फ्यूल, एनाइन ओंको, जॉइंट फ्लेक्सर, सो मैनी प्रोडक्ट जो कस्टमाइज किए गए हैं आपकी डेली लाइफ के हिसाब से। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे के सारे किसी पर्टिकुलर फंक्शन को
प्लान करके बनाए गए हैं। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, एक बहुत अच्छा आपके पास एक बास्केट है जो आपकी ज़िंदगी को, आपके बिजनेस को, आपकी फैमिली को, आपके समाज को हर एंगल से एक्सपोर्ट दे सकता है। सो अपकमिंग फोकस इस कंपनी का जो रहने वाला है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अपकमिंग फोकस ऑप्टिमाइजेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल वेलनेस और एंटी एजिंग, ब्रेन की वेलनेस के लिए ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ों को, चाहे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, चाहे वो और एक्सपर्ट हायर करने की बात है, या प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन या एड ऑन प्रोडक्ट की बात है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा विद द टाइम। सो यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगी। ऑलरेडी वी हैव द ब्रेन वन, जो कि हर किसी पर्टिकुलर इंसान की उसमें वो मदद कर रहा है। ऐसे आने वाले टाइम में कंपनी के पास ये सारी चीज़ें अलाइन होगी, जो न्यूरोलॉजिकल वेलनेस और एंटी एजिंग को सपोर्ट करेंगी ब्रेन के लेवल पे। इसके साथ साथ बायोलॉजिकल एंड सेलुलर एजिंग के लिए हम काम कर ही रहे हैं यंग के थ्रू, वो ऑलरेडी हमने वेल एस्टेब्लिश किया, और सब लोग बधाई के पात्र हैं कि हमने पिछले महीने की 1 करोड़ 10 लाख के आसपास की सेल अकेले एक प्रोडक्ट की जिसका नाम यंग फ्यूल है, जो कि अकेला फॉर्मुलेशन के कारण ही, रिजल्ट के कारण ही हमने उसको वैज्ञानिक तरीके से प्रमोट किया है। हमने उसको लोगों को इंग्रेडिएंट और नॉलेज के साथ लोगों तक लेके गए हैं, और उसकी जिस तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम सोल के थ्रू थ्रू से, होम मीटिंग के थ्रू से जो प्रमोट कर रहे हैं और जो लोगों की जिंदगी में सुधार आ रहा है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सक्सेसफुल टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी जो हैप्पी रहना चाहती है, हेल्दी रहना चाहती है, और जो समाज के लिए भी कुछ करना चाहती है। वैसी एक कम्युनिटी का निर्माण हम भविष्य में और स्ट्रॉन्ग तरीके से करेंगे। लीवर, हिपैटिक एंड बाइलरी होता है लीवर और आपका पेनक्रियाज। इसके लिए भी हमारा वेलनेस के लिए स्पेशल सेगमेंट और एलोबरेट रहेगा, आने वाले में स्पेशलाइजेशन और बढ़ेगी इसके कंटेंट में, इसके प्रमोशन में, इसके एक्सपर्टी में, और एंटी एजिंग की तरफ, लीवर की तरफ हम और ज़्यादा फोकस करने वाले हैं आने वाले टाइम में। इसके साथ गट हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन एंड एंटी एजिंग ऑफ द गट को कैसे आप और स्ट्रॉन्ग, बच्चों की तरह डाइजेशन कैसे बेटर कर सकते हैं जैसे बचपन में होता था, तो इस तरीके से गट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। इसमें जैसे अपकमिंग प्रोडक्ट में एक गट फाइब्रल नाम से प्रोडक्ट लाइनअप में है, वो इसमें आने के बाद इस सेगमेंट में और ज़्यादा एक तरीके से हमारी हेल्प करने वाला है। जैसे कि अभी जीपीएम है, लीवो वन है, या एसबीटीसी जूस है, या एवीबीटी जूस है, जो हेल्प कर रहे हैं आपको, या लीवर वन है जो हेल्प कर रहा है। इसके साथ गट फाइबर आने के बाद ये सेगमेंट और ज़्यादा तेजी से आपको एस्टेब्लिश होता हुआ नजर आएगा। और कार्डियक के लिए भी, कार्डियक वेलनेस और कार्डियक एंटी, हार्ट की एज को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और हार्ट कार्डियक वेलनेस पे हम कैसे और बेटर कर सकते हैं, इन सारे एस्पेक्ट पे कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज से काम करने वाली है। आप लोगों के साथ मिलके, आप लोगों के साथ कलेक्टिव एफर्ट से हम एक दिशा और दशा वेलनेस की हम चेंज करेंगे, सब मिलके चेंज करेंगे, जिसमें एक्सपर्ट अपना रोल प्ले करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर अपना रोल प्ले करेंगे, प्रमोटर रोल अपना प्ले करेंगे, कंटेंट अपना रोल प्ले करेंगे, A1 एकेडमी अपना रोल प्ले करने वाली है। सो यही फ्यूचरिस्टिक विजन था कि हम जो वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टूवर्ड द अल्टरनेटिव हीलिंग मेथड, और उसमें हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स और हमारे सेगमेंटेशन और हमारे कंटेंट एंड ट्रेनिंग बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। इसमें जो आने वाला कल है हीलिंग मेथड्स में, हम एक ऑप्शन पैन इंडिया आने वाले कुछ वर्षों में नजर आएंगे, और उसको हम ग्लोबलाइजेशन पे ले जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सो विद एजिंग पॉपुलेशन ग्रोइंग और फोकस ऑन होलिस्टिक, जो आज जैसे जापान बूढ़ा हो गया, कोरिया बूढ़ा हो गया, ऐसे इंडिया भी आने वाले टाइम में बूढ़े लोगों का देश होगा। तो उस तक आते आते कंपनी एक एजिंग पॉपुलेशन को स्पेशल टारगेट करके उनकी जो डिमांड है, उनकी जो नीड है, उसको ज़रूर फीड करेगी, और होलिस्टिक वेलनेस पे मार्केट को एक तरीके से रैपिडली ग्रो, मार्केट के साथ अलाइन होके काम करने वाली है। और एंटी एजिंग और होलिस्टिक वेलनेस हमारा एक पहचान आने वाले टाइम में बनने वाली है। सो एस्टोनिया वन इज बिल्डिंग ए कम्युनिटी फोकस्ड ऑन होलिस्टिक वेलबींग एंड एंटी एजिंग, दैट इज ड्राइव फ्रॉम आवर driven by our unique product concept and targeted educational program. That is also a very, you can say, specific line for the Estonian, targeted educational programs. इसके बिना वेलनेस की जर्नी इतनी आसान नहीं है। लोग फिर से
नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है, नेटवर्क मार्केटिंग वो होती है, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है, टाइम कंपाउंडेबल ये होता है। अकेला इन बातों पे आज के टाइम पे बिजनेस पॉसिबल नहीं। ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, वेल एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, लोगों को पता लग गया है, लोगों के पास एविडेंसेस हैं, यहाँ पैसा आता है, ये प्रूवन इंडस्ट्री है। राइट नाउ वी हैव टू टेक केयर कि हमें किस कॉन्सेप्ट पे काम करना है, किस प्रोडक्ट लाइन के साथ काम करना है, और कैसी नॉलेज और कैसी वोकेबलरी हमें यूज करनी है कि हम अपने प्रोजेक्ट के लायक उन लोगों को इकट्ठा कर पाएं और इसको एक रिवोल्यूशन में कन्वर्ट कर पाएं। दैट इज द आइडिया एंड विजन ऑफ द कंपनी। एंड मुझे लगता है आप सभी का वही एक तरीके से आइडिया और विजन भी है। और जो हमारे नए साथी आज इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, तो जरूर इस आइडिया और इस विजन को अलाइन करेंगे अपने लिए, अपनों के लिए, अपने समाज के लिए और अपने बिजनेस के लिए भी। सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन द सोशल मीडिया आल्सो।